नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेश वत्स एक बार फिर आप लोगों के सामने अगली कड़ी के रूप में जो हम भाषा का विकास कर रहे थे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हमने देखा कि ये ब्रांदेस्ताइन से चली, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बनी, आगे जा कर के ये सत्तम और केतुम दो हिस्सों में बंट गई और उसके बाद सत्तम के 5 हिस्से हो गए, उनमें से एक भारत ईरानी भाषा बनी। भारत ईरानी आगे जा कर के आपकी जो है 3 हिस्सों में बटी, भारतीय, ईरानी और दर्द। उसके बाद ये आगे हमारी भारतीय भाषाओं के रूप में बंटी और पहला भाग आपका प्राचीन कालीन, दूसरा मध्यकालीन और फिर आपका आधुनिक कालीन, 3 हिस्सों में हमने बांटा था। और जो प्राचीन कालीन थी उसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक वैदिक और दूसरी लौकिक। उसको हमने पाली, प्राकृत, मध्यकालीन को अपभ्रंश 3 हिस्सों में बांट दिया। वर्तमान में आधुनिक कालीन भारतीय भाषाओं की बात हम कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है, जब भी आपका जो मध्यकाल था वहीं से आपकी भाषा बंटनी शुरू हो गई थी। वो अपभ्रंश का जो काल था, मैं अपभ्रंश से एक बार आपको ले रहा हूँ। अपभ्रंश का जो काल था, अपभ्रंश, क्योंकि वर्तमान हिंदी तो आपकी इसी अपभ्रंश से आई है कि नहीं आई है, ये तो स्पष्ट होगी। वर्तमान हिंदी तो अपभ्रंश से जाकर के फिर वर्तमान हिंदी में आई होगी, लेकिन ये अपभ्रंश के बहुत सारे रूपों से निकल करके आई है। हालांकि प्राकृत के टाइम पे ही, प्राकृत के समय पे ही ये अलग अलग होनी शुरू हो गई थी। तो अपभ्रंश का जो काल था ये अलग अलग हिस्से में था। उसको समझाने के लिए एक बार प्रयास कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी और थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं भाई मैं आपको समझाने के लिए। तो अपभ्रंश या प्राकृत से हम इसको लेकर के चल रहे हैं। ये आपकी खंबात की खाड़ी और ये आपका कश्मीर और ये ले गए हम उधर, इसको उत्तरी भारत में, और ये हमारा भारत का नक्शा मोटा मोटा सा बन गया। समझ लें एक बार, क्योंकि मुझे अपभ्रंश का वो करना है। आप सभी को पता है इधर से आए थे आर्य और आने के बाद फिर वो कहाँ कहाँ पर रहना शुरू हो गए। तो सबसे पहला जो भाग था, आपको मैं एक बार बांट रहा हूँ। एक हिस्सा आपका ये पहाड़ी का है, 3 हिस्सों में ये बंटी हुई है। हम आगे बोलियों के रूप में इसको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर सूरसेन का प्रदेश था, यहाँ से चल कर के ये आपकी आधा गुजराती तक का जो हिस्सा है इस प्रकार से ले लिया। इसका नाम शोरसैनी अपभ्रंश था। शोरसैनी, जो शोरसैनी अपभ्रंश है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस एरिया में थी, इसी के अंतर्गत आपकी सारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां आ गई, उसी में आपके आगे राजस्थानी की बोलियां आ गई, उसी में गुजराती आ गई। तो ये एरिया जो है शोरसैनी अपभ्रंश का था, समझ लें। और जो इधर वाला एरिया था ये मगध का एरिया था। इसके अंदर आपकी बिहारी आ गई, यहाँ पर असमिया आ गई, बिहारी आ गई, बंगाली आ गई, उड़िया आ गई। ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं ये आपकी मागधी अपभ्रंश से निकली थी। 3 बातें आपने ज़्यादा याद रखनी है। और जो इसका बीच का एरिया ये बच गया सारा, इसको हम अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से जानते हैं, अर्धमागधी। तो आप इसको मोटे मोटे से तौर पर इन 3 हिस्सों में बांट लें। उसके अलावा आपकी बहुत सारी अपभ्रंश और आपके चले। मैं एक बार इन अपभ्रंश के नाम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपका शोरसैनी अपभ्रंश को। शोरसैनी अपभ्रंश जो थी वो कहाँ से चली थी, उसका जो जगह थी वो मथुरा के आसपास था। मथुरा के आसपास इसका केंद्र था। और ये मथुरा शूरसेन जैसे राजा का नाम था, उसी के एरिया में जो बोली जाती थी वो शोरसैनी थी। मोटा सा तो आपको ध्यान हो गया होगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आई अर्धमागधी। अर्धमागधी जो अपभ्रंश थी वो आप सभी को पता होगा कि यहाँ मथुरा से लेकर के और अवध, होरी खेले मतलब ये अवध नहीं, तो अवधि जो जहाँ से बोली जाती है, अवध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, पटना थी। इसका मतलब जो ये इतना एरिया है ये सारा का सारा आपका अर्धमागधी का था। मतलब किस किस के बीच में है, मथुरा और दूसरी कौन सी है,
उधर साइड में, यानी कि मगध के मध्य का जो भाग था वो आपके अर्धमागधी अपभ्रंश था। और उसके बाद नंबर 3 पे, थोड़ा सा जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमने डिस्कशन ज़्यादा करने हैं, इसलिए मोटी मोटी सी सारी बातें आपको मैं करवा दूंगा। उसके बाद जो है आपकी इसमें से अपभ्रंश में से उधर वाली ले लेते हैं, मागधी। मागधी ये आपका मगध का क्षेत्र था, मगध का मेन था इसमें, लेकिन इसी के अंतर्गत से बांग्ला, उड़िया, असमी, बिहारी तो है ही इसके अंतर्गत, तो ये सारी इसी में से निकली हैं। उसके बाद और थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, नंबर 4 मागधी अपभ्रंश के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, मतलब इसी के कुछ भाग है। एक है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री तो नाम से ही जैसा आपको मालूम है कि ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में थी सारी। उसके बाद एक अपभ्रंश थी आपकी नंबर 5 केकय, एक थी टक, टक, और नंबर 7 थी खस। उसके बाद नंबर 8 और कौन सी बच गई इनमें से, आपकी अर्धमागधी आ गई, केकय, टक आ गई, खस आ गई, यस, एक ब्राचड़। ठीक है, तो आप इनको एक बार अगर याद करना चाहें तो सभी को, यस, एक पैसाची, नंबर 9 पैसाची, कोई रह ना जाए, मोटी मोटी सी सारी आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि अगर आप इनको एरिया वाइज बांटना चाहते हैं, इन 3 का आपको पता चल गया, महाराष्ट्री का भी आपको पता चल गया, मतलब ये एक हमने ली, ये दूसरी अर्धमागधी ले ली, ये तीसरी ले ली, ये चौथी जो हमने ले ली महाराष्ट्री। उसके बाद बारी आती है आपकी केकय की। ये केकय जो आपके अपभ्रंश है वो कहाँ बोली जाती है? केकय का मतलब ये जो एरिया आपका पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है, समझ लें, कुछ एरिया में पंजाबी बोली जाती है। पंजाब वहाँ का भी एक प्रांत है, और वहाँ की जो पंजाबी है उसको लहंदा बोला जाता है। वहाँ का जो क्षेत्र है उसको लहंदा बोला जाता है, हमारे यहाँ पंजाबी बोलते हैं भारतवर्ष में। तो जिसके अंतर्गत से ये केकय में से ये लहंदा का क्षेत्र है भाई, लहंदा का जो क्षेत्र है वो आपका ये केकय का है। उसके बाद टक है, ये आपका पंजाबी का क्षेत्र है, हमारे वाली है। उसके बाद अगर आप ये देखें खस, खस अपभ्रंश में से जितनी भी पहाड़ी की बोलियां वो सारी निकली है, ये मतलब पहाड़ी का क्षेत्र है, ये समझ लें एक बार। उसके बाद आपकी 2 बातें बच गई, एक है आपकी ब्राचड़। ब्राचड़ में से जो सिंध का प्रांत है वर्तमान पाकिस्तान में भी गया हुआ है, ये कुछ अपना इंडिया का भी है, तो इसका मतलब ये सिंध का क्षेत्र है। सिंध का क्षेत्र को आप ब्राचड़ का क्षेत्र कहते हैं, ब्राचड़ शब्द है। और पैसाची तो है ही, ना सीधा याद रहे तो आप पैसाची को याद कर सकते हैं कि जहाँ पर पत्थरबाज पिशाची हैं वो, और क्या है, पत्थरबाजों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सारे लोग वहाँ पर सही हैं। जो पत्थरबाज हैं उनके लिए इसका मतलब ये कश्मीर का क्षेत्र है। तो आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इधर से आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो ये भारतवर्ष का जो एरिया है, इसके अंतर्गत एक हिस्सा मैं इनको बांट रहा हूँ, समझें। ये शोरशनी अपभ्रंश 1, 2 पे अर्धमागधी ले ली हमने, 3 पे हमने ये मागधी ले ली, 4 पे वहाँ देख लो महाराष्ट्री होगी, 5 का ये लहंदा का क्षेत्र हो गया, 6 नंबर पे है टक। टक का मतलब ये आपका पंजाब का जो एरिया हो गया, टक। उसके बाद 7, ये आपका 7 हो गया, पहाड़ी का क्षेत्र है। ब्राचड़ ये आपका सिंध का क्षेत्र है, ये जो एरिया है आप ये कह सकते हैं कि सिंध नदी, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, तो ये आपका 8 नंबर हो गया। और 9वें नंबर पे पैसाची, ये कश्मीर की है। तो इस प्रकार से ये 9 अपभ्रंश है। 9 का एरिया आपको मोटा मोटा सा एक बार ध्यान होना चाहिए, बाकी तो आपने भाई किताबों में से ही पढ़ना पड़ेगा। ये एक आइडिया सा मैं दे रहा हूँ, इस आइडिया से आपको ये पता चल गया कि अपभ्रंश के इतने रूप थे और इतने रूप जा कर के वर्तमान हिंदी बने हैं।
इसका मतलब यहाँ पर भी हिंदी का ही रूप है ये। पंजाबी तो हिंदी के साथ बहुत कुछ मिलते हैं, बहुत सारे शब्द इनके मिलते हैं, पहाड़ी के मिलते हैं, बिहारी के मिलते हैं, अर्धमागधी, मागधी, शोरशनी। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब हम इसका अगला जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं। ये भी आपकी 10 से 12 मिनट की वीडियो बनी है, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं इनकी, ताकि जितना का आपको चाहिए वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। अच्छी लगी हो तो भाई पसंद कर देना इसको, यानी कि लाइक कर देना। और मैं अगले वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूँ, अभी साथ की साथ ही करवाऊँगा ताकि छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुँचे। बिना रुके ही अगला पोर्शन करवा रहा हूँ। सिर्फ मैंने अपभ्रंश के रूप आपको बताए हैं। ये अपभ्रंश के बाद आपकी वर्तमान हिंदी है, और वर्तमान हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, आइए हम उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। आज के लिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।